हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने नए बोर्ड में। तो भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है जनरली स्टडी जिसमें हम केमिकल एनर्जीज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको पूरा का पूरा स्टडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस रहता है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस केमिकल्स रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होगा उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल्स को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को वर्क करते हैं, मतलब उसको कैरी आउट करते हैं। तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऐसा स्टडी जिसमें केमिकल्स को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल्स रिएक्शन से जो एनर्जी उत्पन्न होगी उस एनर्जी को हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल्स रिएक्शन या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये भैया होता है हमारा का पूरा अंदर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया इंट्रोड्यूस वर्ड आता है रिडॉक्स, REDOX, रिडॉक्स। तो भैया रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से रिएक्शन होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन जनरली वो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन दूसरा सब्सटेंस क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस लूज करेगा, वहीं इलेक्ट्रॉन दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये आता है भैया इलेक्ट्रॉन के अंदर, मतलब रिडॉक्स के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। अब भैया बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल्स। तो अगर सेल्स की बात की जाएगी, सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेल्स दो टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दोनों टर्म्स को समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से सेल होते हैं और वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। केमिकल्स मतलब केमिकल्स को क्या कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। वहीं जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सिंपल सी बात है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो होपफुली आपको दोनों टर्म्स फैमिलियर हो गए हों। तो चलिए भैया, ये हो गया सेल्स की बात कर ली। अब एक ही सेल्स को लेकर के हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये दोनों किस तरह से फंक्शन करते हैं इसको भी समझेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो चलिए भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जनरली वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक अरेंजमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये एक मैं ले लेता हूँ बीकर और एक और ले लेता हूं बीकर। अब जनरली ये दो बीकर्स में क्या मैं भर देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स भर देता हूं। ठीक, इधर साइड भी क्या भर देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक, अब मैं भैया इसमें भर देता हूं, मतलब डाल देता हूं एक ठोक इलेक्ट्रोड। ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड। ठीक, अब इसमें भी एक ठोक डाल देता हूं इलेक्ट्रोड। ठीक,
अब भैया दोनों में एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम वो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइटिक का इस्तेमाल करेंगे जो कि सेम हो। मतलब अगर मैं इसमें किसका कॉपर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कॉपर के ही इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इसमें जिंक का इस्तेमाल कर रहा हूं तो जिंक के ही इलेक्ट्रोलाइटिक का इस्तेमाल करूंगा। तो भैया मैं इधर साइड ले लेता हूँ, इधर साइड ले लेता हूँ जिंक, जिंक ले लिया, ये जनरली एक जिंक का इलेक्ट्रोड है। और इधर साइड मैं ले लेता हूँ कॉपर का, तो कॉपर जनरली 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब भैया यह हो गया। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक पोटेंशियल से। ठीक, ये वायर से कनेक्ट कर दिया जनरली, और इसके बीच में मैं एक लगा देता हूँ पाइप जिसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, तो ये हो गया पूरा का पूरा कन्वर्ट। अब भैया ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और ये एक एग्जांपल हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की अगर एक बेस्ट एग्जांपल बात करेंगे तो हमारा इसका एग्जांपल आ जाता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इसी के अंदर अगर और भी बात करेंगे तो जैसे डेनियल सेल्स आ जाएंगे, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। ठीक, तो भैया ये हो गया पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट जो है हमारा गैल्वेनिक सेल्स का एक एग्जांपल है। अब भैया इसमें से जो हमारा जिंक का मेटल है, जिंक जनरली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक, अब ये एक टाइप के से क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा, और जो कॉपर होता है वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कॉपर के पास, और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। और जनरली जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है तो वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है मतलब कुछ एनर्जी की लॉस या गेन हो रही है किसी एलिमेंट में, यानी फ्लो हो रही है। तो जनरली यहाँ पर जो केमिकल से एनर्जी फ्लो होगी वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो भैया ये हो जाता है पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसका क्या फंक्शन होता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, अब जाइए जैसे मैं इसमें इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मैं इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया तो मैं इसमें जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं सोल्यूशन इस्तेमाल करूंगा ZnSO4। ठीक, और जैसे कि इसमें मैंने कॉपर का इस्तेमाल किया तो मैं CuSO4 का इस्तेमाल करूंगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, जिस तरह के जिसका इलेक्ट्रॉन लेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी लेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सॉल्ट ब्रिज, अब सॉल्ट ब्रिज के कुछ फंक्शन समझ लेते हैं कि भैया सॉल्ट ब्रिज लगाना क्यों जरूरी है। तो जनरली सॉल्ट ब्रिज बनता है अगर जेली से बना रहता है और इसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि KNO3 KCN से मिलके ये हमारा सॉल्ट ब्रिज बना रहता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, अगर सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन की बात करें तो ये दो हाफ सेल्स रिएक्शन को क्या होता है, कंप्लीट करने में मदद करता है, मतलब जोड़ता है। दूसरा बात करूं तो ये डिफ्यूजन करने से रोकता है, मतलब इधर का केमिकल कहीं इधर ना जाए और इधर का केमिकल कहीं इधर ना जाए, तो इससे ये भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो सॉल्ट ब्रिज के ये दो फंक्शन हो जाएंगे, पहला ये डिफ्यूजन भी रोकता है और दूसरा थ्रू हाफ सेल्स रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ये एक हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या हो जाएगा, एक हाफ सेल रिएक्शन। अब ये हाफ सेल को क्या कर देगा, कंप्लीट सेल, मतलब जो ज्वाइनिंग करने के लिए भी मदद कर रहा है। तो ये हो जाता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। तो अब भैया इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसके साथ होता है और रिडक्शन किसके साथ होता है। तो इसको समझ लेते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल्स में आगे जब हम बढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन ये सब सॉल्व करते हुए और इसके इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, तो चलिए भैया मैं यहीं पास इसको रब करता हूं और फिर समझाना चालू करते हैं अपना क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और काफी लोग को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं पकड़ता हूं भैया मार्कर और चले अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन से एजेंट्स होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। जैसे मैं जिंक की बात करूंगा तो जिंक क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं कि जो कि क्या करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
तो मतलब ये जैसे मैं कॉपर लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, DISI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से इसको लिख देते हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, लॉस कर रहे हैं मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की गेन कर रहे हैं। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अब भैया बढ़ते हैं आगे। अब इसी में आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब भैया ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है उसमें हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा रिडक्शन। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो जनरली वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक, और वहीं अगर मैं बात करूंगा, अगर ये जो कॉपर होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन। तो आपको या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में से किसी कॉन्सेप्ट को एक पकड़ लीजिए, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पकड़ जाएंगे। तो ठीक, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिंक जो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर जो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब भैया यहाँ उल्टा हो जाता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिडक्शन करते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन करते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो चलिए भैया आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जब वहां बार बार बोलेगा और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो भैया बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो इसके कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में डैनियल सेल्स। ठीक, तो डैनियल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, तो डैनियल सेल्स बेसिकली जनरली वो सेल्स होते हैं, डबल एल, डैनियल सेल्स जनरली वो एक टाइप के गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं। जब हम गैल्वेनिक सेल्स को जब हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल्स की इस तरह से मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस केमिकल्स रिएक्शन हो रहा है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बीच में जो डेल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क को करने, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए या फिर वर्क को प्रोसीड करने के लिए, तो वो आ जाता है हमारे डैनियल सेल के अंदर। तो डैनियल सेल्स एक टाइप के गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल्स रिएक्शन से जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डैनियल सेल। अब डैनियल सेल्स के एक इक्वेशन से बात कर लेते हैं और इस तरह किस तरह से डैनियल सेल्स वर्क करता है। जनरली ये डैनियल सेल्स हमारा एक गैल्वेनिक सेल्स की तरह ही मान सकते हैं। तो किस तरह से इसका रिएक्शन होता है उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं पहले ही ले चुका हूं गैल्वेनिक सेल्स में, उसी को ले लेता हूं। तो हमारा क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर 2+ जो होता है। ठीक, इसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये जिंक 2+ हो जाएगा और इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जनरली कॉपर में क्या होता है, रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक, अब इसके रिएक्शन किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कुछ इस तरह से, जिंक और ये डैश जिंक 2+ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद दो टोक जो डंडा लगाते हैं इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, सॉल्ट ब्रिज लगेगा। फिर अब इसके बाद जो हमारा शुरू में क्या था, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+, इसके बाद फिर से एक डैश और इसके बाद ये आता है कॉपर। बाद में हमारा कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो गया, मतलब यहाँ इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक,
तो ये हो गया पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सेल्स की, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है ये हमने समझा। अब भैया बढ़ते हैं इसी टॉपिक में आगे कॉन्सेप्ट को लेकर के। अब इसमें कैसे होता है प्रोसेस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि हमारा सबसे पहले कॉपर था, कॉपर 2+ था, ठीक। अब कॉपर 2+ के साथ मैं क्या कर, ये कि जो जिंक था वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन मतलब क्या करेगा, डोनेट करेगा और इसके पास 2 ठोक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या करेगा, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कॉपर इस तरह से बन जाएगा, ठीक। और जिंक की अगर मैं बात करता हूं तो जिंक जो हमारे पास था, जिंक शुरू में था, अब जिंक के साथ ये 2 ठोक इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज किया तो ये क्या बन जाएगा, जिंक 2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा रिएक्शन और इसी को हम रिप्रेजेंट किए हैं सेल रिएक्शन के थ्रू, ठीक। तो ये हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब भैया बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। डेनियल सेल्स हो गया, रिएक्शंस हो गए उनके बीच में। अब आता है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होपफुली आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अच्छे तरह से समझ आ गए हों। तो चलिए भैया बढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, जिसे SHE से भी लिखा जाता है, मतलब सी यानी लड़की, ठीक, लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को लेते हैं और उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं और उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे पोटेंशियल को बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को लेते हैं, ठीक, अब उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, लाइटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उसी को ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हाइड्रोजन के क्या हो जाएगा, HCl एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इस रॉड को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। अब इसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल, ठीक। अब ये पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसे ही पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है ये भी समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक H+। अब इसके साथ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही H+ में, तो ये कहते हैं सिंगल हाइड्रोजन में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है H2 में। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, इस तरह से लिख सकता हूं H2। अब भैया ये बैलेंस तो हो नहीं रहा है H2। अब भैया ये जो था हमारा, ये हमेशा ध्यान रखना एक्वस में था और ये जो बनेगा ये हमारा गैस में बनेगा, ठीक। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 कट जाएगा तो मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेसिकली बराबर ही मिलेगा, मतलब हाफ हाइड्रोजन, मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन। पहले 2 थे, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये पूरा आ जाएगा इक्वेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इस तरह लिखेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा SHE के बारे में जो हमको पढ़ना था, ठीक। अब भैया नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बढ़ते हैं हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे बोला जाता है। इसमें से हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी लिखा गया, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो भैया इसको कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम 2 इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, ठीक। अब 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं और उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में डिप्ट करा देते हैं। अब भैया यहाँ समझना है कि 2 मेटल जो इलेक्ट्रोड्स लेंगे वो इलेक्ट्रोड्स अलग होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी अलग होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेना है मेटल्स के, तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेंगे, ठीक। उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसे ऐड करा देंगे, ठीक। और उस समय जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा उस कंसंट्रेशन को 1 मोल लेना है,
ठीक टेम्परेचर जो रहेगा उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। ठीक, और नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आएगा उसे 1 एटीएम लेना है। ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे बोला जाता है जो समय इस पोटेंशियल जनरेट होगा उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोला जाता है। तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वह होता है जब हम मेटल इलेक्ट्रॉन्स को से इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करते हैं, डिप्ड कराते हैं। ठीक, और उस समय के जो कंसंट्रेशन रहता है, मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल लेते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसे 1 एटीएम प्रेशर लेते हैं। तो भैया ये उस समय जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोला जाता है। जैसे हमने जिंक के केस में पढ़ा था, जिंक और कॉपर के गैल्वेनिक सेल्स में जो केस में पढ़ा था वही हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब भैया नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसी कॉन्सेप्ट में। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा